होम रूल मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट के क्रम में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशनल फेज मानी जाती है, जिसने लगभग एक दशक से डोरमेंट पड़ी हुई राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत में लगभग सभी वर्ग बुरी तरह से प्रभावित थे और लोगों में एक प्रॉपर डिसकंटेंट भी थी। ऐसे समय में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने यह आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया और उनमें राजनीतिक या राष्ट्रवादी चेतना का भी प्रसार किया। इस मूवमेंट की सिग्निफिकेंस इसके डिजायर्ड आउटकम में नहीं थी। इसकी जो डिजायर्ड आउटकम थी वो तो थी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनीज की तरह सेल्फ गवर्निंग राइट्स इंडिया को मिले। वो आउटकम, वो गोल पाने में तो ये मूवमेंट नाकाम रही, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इस बात में ज़्यादा थी कि इसने नेशनलिज्म को उन क्षेत्रों में भी पहुंचाया जो पहले कांग्रेस की पॉलिटिक्स से बाहर थी, जैसे बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश इत्यादि। इसने न सिर्फ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच सेतु का काम किया, बल्कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी तैयार की, जिसके बेसिस पर आगे गांधी मास मूवमेंट्स लॉन्च कर सके। आज की वीडियो में हम होम रूल मूवमेंट के सभी पहलुओं पर डिटेल्ड बात करेंगे, खास करके उन पहलुओं पर जो हमारे एग्जामिनेशन, यूपीएससी और दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक भारद्वाज और आपका स्वागत है यूपीएससी क्रॉनिकल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। क्या थी होम रूल मूवमेंट और इसको क्यों होम रूल मूवमेंट कहते हैं? होम रूल मूवमेंट इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की एक ऐसी फेज थी जो 1916 में शुरू हुई और 1918 तक चली। और इस मूवमेंट में जो लीडर्स थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट, तो उन्होंने भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे कॉलोनीज के तर्ज पर भारत में भी सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि होम रूल, सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी या सेल्फ गवर्निंग राइट्स की डिमांड की। यानी कि ये इस मूवमेंट की आउटकम, इस मूवमेंट की जो गोल थी वो ये थी कि भारत को उन कॉलोनीज की तरह, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनीज की तरह, भारत में अपनी गवर्नमेंट, अपनी पॉलिसीज को निर्धारण करने का हक मिले, राइट मिले, और ये ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए। अब ये पहले की पॉलिटिक्स या पहले की डिमांड से तो अलग थी थोड़ी। जैसे कांग्रेस में ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स हम देखते हैं, तो मॉडरेट्स की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और एक्सट्रीमिस्ट्स वहीं पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। लेकिन होम रूल मूवमेंट में इन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के डिमांड के बीच एक बैलेंस बनाने का काम किया। और ये मूवमेंट जो उस समय की ग्लोबल आइडियाज़ थी, जैसे होम रूल मूवमेंट आयरलैंड में चल रही थी, तो उससे तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थी, लेकिन और भी जो ग्लोबल फेनोमेनन, ग्लोबल इंसिडेंट्स हो रहे थे, ग्लोबल आइडियाज़ चल रहे दुनिया भर में चल रही थी। जैसे वर्ल्ड वॉर के समय 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो बहुत सारी कॉलोनीज को जबरन उनके मर्जी के अगेंस्ट वॉर में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इन्वॉल्व कर लिया गया था। तो वहाँ से एक आइडिया चली थी कि हर कंट्री के पास एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट होनी चाहिए थी। तो उस आइडिया से भी ये मूवमेंट इंस्पायर्ड रही। ये मूवमेंट 2 साल तक चली
और 1917 के बाद से ही इस मूवमेंट को ब्रिटिश ने भी दबाना शुरू कर दिया, और फिर इसमें एक लीडरशिप वैक्यूम भी आई, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंड फाइनली 1920 में इस मूवमेंट ने, होम रूल मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म हो गई, स्वराज्य सभा के नाम से जानी जाने लगी, और अपनी गोल को भी इसने स्वराज की गोल के साथ अलाइन कर लिया। जो स्वराज की गोल गांधी जी की इमरजेंस हो चुकी थी इस समय तक, तो गांधी जी ने स्वराज की जो बात की थी, तो गांधी के पॉलिटिक्स के साथ, इनफैक्ट 1920 में गांधी जी ही इस होम रूल लीग की अध्यक्षता का न्योता उनको मिला था, और उन्होंने अध्यक्षता की थी, और उसके बाद ये स्वराज सभा कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए। इस मूवमेंट को दो पार्ट में देखा गया। एक पार्ट थी जिसको बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे, और दूसरी पार्ट जिसको एनी बेसेंट लीड कर रही थी। तो बाल गंगाधर तिलक वाली जो फैक्शन थी, पार्ट थी, उसको कहा गया इंडियन होम रूल लीग, और एनी बेसेंट वाले फैक्शन को ऑल इंडिया होम रूल लीग कहा गया। इंडियन होम रूल लीग यानी कि तिलक की जो होम रूल लीग थी, वो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने उसको फाउंड किया, उसकी शुरुआत की, और बेलगांव में की। बेलगांव आज के बेलागावी से जानी जाती है, और ये कर्नाटक में है। पर इंडियन होम रूल लीग यानी तिलक की होम रूल लीग की जो हेडक्वार्टर थी, वो पुणे ही थी। प्रीलिम्स के लिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। तो इसमें ये पॉइंट्स कुछ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे तिलक की होम रूल लीग की अध्यक्षता प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा ने की, और उसके सेक्रेटरी थे एनसी केलकर। वहीं ऑल इंडिया होम रूल लीग यानी एनी बेसेंट की होम रूल लीग के प्रेसिडेंट एस सुब्रमण्य अय्यर थे, और उसके सेक्रेटरी थे जॉर्ज एरुंडेल। एनी बेसेंट की होम रूल लीग सितंबर 1916 में शुरू हुई, और ये मद्रास के आद्यार में इसको फाउंड किया गया था। तो ये पॉइंट है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी पड़ सकती है। एक और चीज़ है कि अब आपको हो सकता है कि इस बात में डाउट हो या कंफ्यूजन हो कि क्या ये दोनों जो होम रूल लीग है, तो क्या ये दोनों आपस में डाइवर्जेंट थे, क्या किसी तरह की कॉन्ट्राडिक्शन थी? तो कॉन्ट्राडिक्शन आइडियोलॉजी या प्रोग्राम के बेसिस पे नहीं थी, के लेवल पे नहीं थी। दरअसल उस समय जो भी संगठन बनती थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती थी, तो वो एक लीडर के, इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के अराउंड बनती थी। तो बाल गंगाधर तिलक की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र एरिया में, और इधर जैसे कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स में, वहाँ ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। तो इनके फॉलोअर्स के बीच किसी तरह की मतभेद ना हो, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इसलिए इसको दो पार्ट में बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरू की, और एनी बेसेंट ने भी शुरू की। एनी बेसेंट भी इस समय तक बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। बाकी इन दोनों होम रूल लीग्स की ऑब्जेक्टिव भी सेम थी, मेथोडोलॉजी भी सेम थी, और इनके फॉलोवर्स ने और इनके लीडर्स ने भी आपस में मिलजुल करके ही, एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही काम किया। अब बात करते हैं कि इस मूवमेंट की शुरुआत जो हुई 1916 में, हम देखते हैं ये मूवमेंट शुरू हुई, तो किन परिस्थितियों में ये मूवमेंट लॉन्च हुई, उसके पीछे इन्वायरमेंट क्या थी, उस समय की इन्वायरमेंट कैसी थी, इसकी बैकग्राउंड क्या थी। तो सबसे पहली पॉइंट है डोरमेंसी ऑफ, और इन बैकग्राउंड को हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डोरमेंसी ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स की शिथिलता, डोरमेंसी। कांग्रेस आपको याद होगी 1907 की सूरत स्प्लिट,
जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हो गए थे। मॉडरेट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिमांड कर रहे थे और उनकी जो मेथोडोलॉजी थी पिटिशंस की, अपील्स की, तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट, डिजायर्ड आउटकम नहीं दे पा रही थी। तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स से फ्रस्ट्रेट होकर के कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने मेथोडोलॉजी को चेंज किया और डिमांड को भी चेंज किया, जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट्स की जो डिमांड थी वो थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और उनकी जो मेथोडोलॉजी थी तो वो ज़्यादा असर्टिव थे, जैसे वो बाइकट करते थे, या आपने देखा होगा स्वदेशी आंदोलन, जो अपनी देश की अपनी बनी हुई चीज़ों को वो ज़्यादा यूज करते थे, और बाइकट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, तो फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स को बाइकट करते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स में भी कुछ कहीं वायलेंस हुई, कई जगहों पर वायलेंस हुई एक्चुअली, और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स को बुरी तरह से सप्रेस किया जाने लगा। इधर मॉडरेट्स को सूरत स्प्लिट के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने वाली थी, जो 1909 की मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आप सुनते होंगे। तो उसमें मॉडरेट्स को थोड़ा सा कंसेशन दिया गया, हालांकि जो चाह रहे थे उस तरह की कंसेशंस तो मिली नहीं उनको, और यानी कि मतलब कि मॉडरेट्स का हाथ ब्रिटिश ने थोड़ा मजबूत किया और एक्सट्रीमिस्ट्स को सप्रेस किया। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी 1909 के एक आर्टिकल को लेकर के 1910 में सेडिशन का मुकदमा चलाया गया और उनको मंडाले प्रिजन जो म्यांमार में वहाँ पे भेज दिया गया। तो लंबी इनकार्सिरेशंस और पब्लिक परसिक्यूशन, सॉरी पुलिस परसिक्यूशन, स्टेट परसिक्यूशन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी पब्लिक की नज़र से दूर होते चले गए, और जो कुछ बचे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो अंडरग्राउंड हो गए, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ गए, और वो पब्लिक के नज़र से और भी दूर होते चले गए। तो 1909-1910 तक आते आते कांग्रेस की पॉलिटिक्स एक तरह से स्थिर हो गई थी। मॉडरेट्स भी हालांकि संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने भी कुछ खास अपनी जो भी मेथोडोलॉजी है, अपनी जो पॉलिसी है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं की। पब्लिक से वे ऑलरेडी दूर थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी मुट्ठी भर के ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट्स भी पब्लिक से दूर चले गए, और इनकी जो कांस्टेंट स्क्वेबल्स थे एक दूसरे की पॉलिटिक्स को लेकर के, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के, तो इस कांस्टेंट स्क्वेबल से जो आम लोग हैं उनके नज़रों में इन दोनों की लेजिटिमेसी कमज़ोर हो गई थी। तो ऐसे में पॉलिटिकली अगर हम देखें तो नेशनल स्ट्रगल या नेशनल पॉलिटिक्स वो लीडरलेस हो गई थी, एक सॉर्ट ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो गई थी, और इस वैक्यूम को भरने का काम किया होम रूल मूवमेंट ने और होम रूल के लीडर्स ने। दूसरी पॉइंट है वार टाइम हार्डशिप्स एंड ब्रिटिश पॉलिसीज। 1914 में वर्ल्ड वार वन शुरू हो गई, और वर्ल्ड वार की सबसे जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस थी वो थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ज़रूरत के सामानों का प्रोडक्शन कम हो गया, जिससे उसकी डिमांड बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी। इस वर्ल्ड वार की वजह से लगभग सभी वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुए। आम जनता तो प्राइस राइज की वजह से प्रभावित हुए ही, छोटे मोटे किसान तो बुरी तरह से प्रभावित हुए, उनकी तो सब्सिस्टेंस पर ही बात हो गई। बड़े किसानों को भी बुरी तरह से यहाँ पे आहत पहुंचा, और जो 1914 से 1922 तक एक फेनोमेना देखी गई, जिसमें बड़े किसान टेनेंट्स बनने पर मजबूर हो गए और किसानों की जमीन
नॉन प्रोड्यूसिंग या नॉन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग थे जैसे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, इनके हाथ में ज़मीन चली गई। तो बुरे बड़े किसान भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। और ब्रिटिश पॉलिसीज भी इस समय ऐसी थी, जैसे आप देखो कि अभी का समय है, तो अभी जो ईरान, इजराइल और यूएसए की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से ट्रेड कितनी प्रभावित हुई है। और जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट है वो $60 पर बैरल से $100 पर बैरल चली गई है। तो अभी जो गवर्नमेंट है, तो जो ज़्यादातर शॉक गवर्नमेंट एब्जॉर्व कर रही है और लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन यही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, तो उसको वेलफेयर से कुछ खास मतलब नहीं था। वो तो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसका एक ही मोटिव था कि इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन के फेवर में। तो ब्रिटेन ने इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं अपनाई, वेलफेयर मेजर्स नहीं अपनाए, जिसकी वजह से जो वार की शॉक थी वो आम जनता ज़्यादा, आम लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ी, उसके हार्ट से। थर्ड पॉइंट इज रिटर्न ऑफ असर्टिव लीडर्स। कांग्रेस की पॉलिटिक्स आपको बताया ही कि डोरमेंट हो गई थी। मॉडरेट्स कुछ इनिशिएटिव ले नहीं रहे थे, और वहीं एक्सट्रीमिस्ट्स को सप्रेस कर दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया था 6 साल के लिए। तो 1910 में जो जेल भेजा, तो उनको 1916 में उनकी रिहाई होनी थी। लेकिन वर्ल्ड वार वन जो शुरू हो गई, तो वार में इंडियंस के सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थोड़ी सी वहाँ पे नरम रुख उन्होंने अपनाया, थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड दिखाई, और उन्होंने जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको अर्ली रिलीज कर दिया गया। वैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो ज़्यादा एम्पायर के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। तो उसमें बाल गंगाधर तिलक को भी 1914 में रिलीज कर दिया गया। अब रिलीज तो कर दिया 1914 में, लेकिन अभी इस समय कांग्रेस में मॉडरेट्स की डोमिनेंस एक बार फिर से हो गई थी। और मॉडरेट्स में भी कुछ ऐसे लीडर्स थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सभी कट्टर लिबरल थे। कट्टर लिबरल का मतलब है कि ये लिबरल तरीके से डिमांड कर रहे थे, ये असर्टिव ज़्यादा नहीं थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट्स को इंक्लूड करने के लिए कभी राजी नहीं होते। बट अब इसको फॉर्चुनेटली कहो कि अनफॉर्चुनेटली कहो कांग्रेस के लिए, तो 1914 में फिरोज शाह मेहता की भी डेथ हो गई और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की भी डेथ हो गई। तो जो मोर एस्ट्यूट लीडर्स थे मॉडरेट्स के, और जो बहुत ही प्रभावी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट के इंक्लूजन का विरोध करते थे, तो वो उनकी डेथ होने के बाद एक तो कांग्रेस मॉडरेट्स में भी लीडरशिप की कमी हो गई, और दूसरी जो एक्सट्रीमिस्ट के लिए जो अंदर आने का रास्ता, एंट्री का रास्ता, वो भी क्लियर हो गया। और 1915 में एनी बेसेंट के इनिशिएटिव पे बाल गंगाधर तिलक को वापस कांग्रेस में इंक्लूड कर लिया गया। अब इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक भी हैं और ये भी हैं, एनी बेसेंट भी हैं। पर यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग रुख अपनाई अपनी मॉडरेट्स के साथ। जब आपस में मिले तो इन्होंने मॉडरेट्स के मेथोडोलॉजी को चुना, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की इन्होंने अपनाया। जो इनकी पहले की डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, उसको भी इन्होंने लेट गो किया, जाने दिया। तो मॉडरेट्स ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, एक्सट्रीमिस्ट ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, और इन दोनों के बीच एक बार फिर से माहौल थोड़ा हारमोनियस होने लगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स को रिवाइव करने के लिए जद्दोजहद किया, लेकिन मॉडरेट्स की तरफ से उनको उतना रिस्पांस नहीं मिला, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स
स्नेल पेस में बहुत धीरे धीरे ही चल रही थी। सो फ्रस्ट्रेट होकर के बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला किया और अप्रैल 1916 में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग लॉन्च की, जिसको इंडियन होम रूल लीग कहते हैं। और फिर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग लॉन्च की। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी, इंडियन होम रूल लीग, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसकी जुरिस्डिक्शन सीमित थी। जैसे महाराष्ट्र एरिया में, एक्सेप्ट बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे सिटी में एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग ज़्यादा प्रभावी रही। बाल गंगाधर तिलक की बाकी जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की होम रूल की जुरिस्डिक्शन रही, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र के गांव में भी थी। फिर उसके अलावा कर्नाटका में, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत, तमिलनाडु में तो एनी बेसेंट के ज़्यादा प्रभावी रही। आंध्र प्रदेश में, वो भी नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में, बेरार वगैरह रीजन्स में बाल गंगाधर तिलक ज़्यादा प्रभावी रहे। और बाकी जगहों पे रेस्ट ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी, वहाँ पे एनी बेसेंट की होम रूल लीग प्रभावी रही, उनकी जुरिस्डिक्शन रही। और लगभग 200 ब्रांच एनी बेसेंट के होम रूल लीग की खुली हुई थी ऑल ओवर इंडिया। सो रिटर्न ऑफ एसर्टिव लीडर्स भी अभी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में आ गए। बाल गंगाधर तिलक को भी रिहा कर दिया गया था जेल से, और वो एक बार फिर से पॉलिटिक्स में इंटर कर गए। सो एसर्टिव लीडर्स भी की रिटर्न ने भी एक ऐसा माहौल तैयार किया जिससे आगे होम रूल लीग लॉन्च हो सकी, मूवमेंट लॉन्च हो सकी। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल आइडियाज। तो ग्लोबल आइडियाज में मैंने आपको बताया था कि इस समय में होम रूल मूवमेंट चल रहे थे दुनिया भर में, खास करके आयरलैंड में आयरिश होम रूल मूवमेंट जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा इंडियन होम रूल मूवमेंट प्रभावित थी। इनफैक्ट एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की ही मूल निवासी है, तो इंडिया आने से पहले वो आयरलैंड में ही थी, तो आयरलैंड की मूवमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रही। और दूसरी जो इस समय वर्ल्ड वार थी, तो वर्ल्ड वार में जो कॉलोनीज को जबरन वार में इन्वॉल्व किया गया, तो वहाँ से एक डेमोक्रेटिक ओवरटोन भी, एक डिमांड भी स्टेट्स की या कंट्रीज की या कॉलोनीज की डेमोक्रेटिक डिमांड भी ने भी, जो दुनिया भर में ये डेमोक्रेटिक आइडिया चली कि किसी भी कंट्री के पास, किसी इनफैक्ट या इवन किसी कॉलोनी के पास ही उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की अधिकार होने चाहिए। सो ग्लोबल आइडियाज़ ने भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जिससे होम रूल मूवमेंट आगे लॉन्च हो सके। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन से डिसइल्यूजनमेंट, ये तो बहुत पहले से ही हो गई थी। इवन मॉडरेट्स को तो लोगों ने अवॉइड ही किया हुआ था, और मॉडरेट्स को भी लोगों के डेली जो हार्डशिप्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, किसानों का मुद्दा नहीं उठाया, वर्कर क्लास का भी उन्होंने अब मुद्दा नहीं उठाया। वे बस मुट्ठी भर लोगों को नेतृत्व की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन से लोगों में डिसइल्यूजनमेंट हो गई थी, लीडर्स में डिसइल्यूजनमेंट हो गई थी। एंड अभी जो वर्ल्ड वॉर की वजह से लोगों में डिसकंटेंट थी, लगभग सभी वर्ग जो प्रभावित थे, और उनको प्रॉपर चैनल नहीं थी, प्रॉपर दिशा नहीं थी, लीडरशिप की कमी थी। तो ऐसे में जहाँ पे ऑलरेडी सोशल मोबिलाइजेशन एक अपने मेच्योर फेज में पहुंच चुकी थी, बस ज़रूरी थी कि एक उसको चैनलाइज करके दिशा दे सके। सो ऐसे में मास मोबिलाइजेशन की जो ज़रूरत महसूस हुई, जिससे ब्रिटिश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हो सके, तो नीड फॉर मास मोबिलाइजेशन ने भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे होम रूल मूवमेंट 1916 में लॉन्च हो गई। अब इस मूवमेंट की गोल्स क्या थी और इसका तरीका क्या था, और पहले की पॉलिटिक्स से
मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स के गोल्स एंड मेथोडोलॉजी से ये किस तरह से अलग थे। ये पार्ट है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखना समझना। इस मूवमेंट की जो पहली गोल थी वो थी भारत के लिए सेल्फ गवर्निंग राइट्स एक्वायर कर सके ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत रहते हुए, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी रहते हुए ही भारत में सेल्फ डिटर्मिनेशन हो या सेल्फ गवर्निंग राइट्स हो। ये इसकी प्राइमरी गोल थी। और इसके साथ इसकी एक सब्सिडियरी या सेकेंडरी गोल कह सकते हैं तो वो थी कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के बीच राजनीतिक या राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार करना। ये गोल पहले की पॉलिटिक्स से, मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट से किस तरह से अलग थे। तो अर्लियर moderates goal was limited to administrative and constitutional reforms। जैसे वो चाहते थे कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन हो लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो कम हो गवर्नमेंट के ऊपर से। एग्जीक्यूटिव शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अब जहाँ पे भी देखोगे, इनफैक्ट अभी भी पॉलिटी में, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो ये सभी डिमांड्स मॉडरेट्स चाहते थे, और इसके लिए जो उनकी मेथड्स थी वो क्या थी, पिटीशन देते थे, ये पिटीशंस दिया, प्ली, प्रेयर्स एक्सेट्रा। वहीं एक्सट्रीमिस्ट्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड किया, वे ब्रिटिश से सेपरेशन चाहते थे। और बाल गंगाधर तिलक ने भी जो कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, तो वो स्वराज की बात करते थे। और उनकी स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब चेंज हुआ आगे चल करके, गांधी जी के स्वराज का मतलब दूसरा था। हालांकि वो भी एक तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही थी, लेकिन गांधी जी ने कभी स्वराज को डिफाइन नहीं किया। पर इसके बारे में हम लोग जब गांधी की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे तो वहां पे इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो वो स्वराज, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज का मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो मेथोडोलॉजी थी वो ज़्यादा असर्टिव थी, वो ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल थी। सो वो बाइकट करते थे अपने जो स्वदेशी हैं, उसको प्रमोट करते थे। इंडियन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करते थे, और फॉरेन के गुड्स को, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस को बाइकट करते थे। स्वदेशियन बाइकट आपने बंगाल पार्टीशन के आसपास, जो बंगाल पार्टीशन के बाद आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो ये उनकी मेथोडोलॉजी थी। वहीं होम रूल मूवमेंट ने मॉडरेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन और एक्सट्रीमिस्ट्स के जो असर्टिवनेस है उसके बीच बैलेंस बनाने में, मैनेज करने में वो सफल रही। और इसकी जो डिमांड थी वो तो आपको बताया कि वो सेल्फ गवर्निंग राइट्स चाहते थे भारत के लिए, और वो ब्रिटिश से फिर सेपरेशन नहीं चाह रहे थे। वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए वो भारत के लिए सेल्फ गवर्निंग राइट्स चाहते थे। तो इस तरह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के गोल के बीच इन्होंने अपने गोल को बैलेंस किया हुआ था। अब इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, किस तरीके से ये अपनी डिमांड को रखते थे और क्या कर रहे थे, मूवमेंट को किस तरह से इन्होंने प्रोपेगेट किया। तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स, लिटरेचर, प्रेस, मैगजीन्स, इन सब का सहारा लिया। तो सबसे पहली पॉइंट है प्रोपेगेंडा थ्रू प्रेस एंड लिटरेचर। प्रेस और लिटरेचर के थ्रू इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया, लोगों को जागरूक किया, नए रीजन्स में बात को ले गए, नए लोगों तक बात को पहुंचाया। तो इन्होंने न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुकलेट्स को एक्सटेंसिव यूज किया। जैसे एनी बेसेंट की अपनी जर्नल थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसमें इन्होंने लेख लिखे, पत्र लिखे, पत्रिकाएं प्रकाशित की, उसमें अपने आइडियाज़ को, होम रूल के आइडिया को इन्होंने दूर दूर तक और नए लोगों तक पहुंचाया।
सो इसका मकसद क्या था, एम क्या था? तो इसका एम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट कर सके और अवेयरनेस क्रिएट कर सके। दूसरी जो मेथड थी वो थी पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स। क्लासरूम अरेंज किए, सेमिनार्स अरेंज किए, पब्लिक मीटिंग्स अरेंज किए। सो फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, स्पीचेज और अलग अलग रीजन्स में टूर्स कर करके इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और लोगों के अंदर उत्साह इन्होंने कायम किया, बनाया। फॉर्मेशन ऑफ लोकल ब्रांचेज, होम रूल लीग्स, कई जगहों पर वेरियस रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स, home rule leagues were created, and more than 200 branches of any Besant section of home rule league in all India home rule league की लगभग 200 से अधिक ब्रांचेज पूरे भारत भर में इन्होंने खोले थे। और होम रूल मूवमेंट से और होम रूल लीग से जोड़ने के लिए इन्होंने मेंबरशिप ड्राइव भी चलाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और ऑर्गेनाइजेशन का प्रसार नए क्षेत्रों में भी हुआ। फोर्थ, पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रेशर टैक्टिक्स। इस मूवमेंट की एम्फेसिस नॉन वायलेंस पे थी और नॉन वायलेंस के थ्रू और पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेशन के थ्रू इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक मोरल और पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट किया विदाउट क्रॉसिंग लीगल लिमिट्स। एंड फाइनली यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस को यूज किया ताकि डिफरेंट रीजन्स में लोग जो हैं वो इस मूवमेंट से जुड़ सके। हाउ दीज मेथड्स वर डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट, ये तो आपको मैंने बताया ही है कि एक्सट्रीमिस्ट की जो ज़्यादा कन्फ्रंटेशनलिस्ट मेथड्स थे अपने डिमांड को लेकर के, जैसे बॉयकट कर रहे थे और उनके ब्रिटिश नियमों का डिफाइंस कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। उल्लंघन नहीं, लेकिन एक होती है कि आपकी जो बात है उसको नहीं मानना, तो दैट वाज डिफायंस। But home rule movement was strictly constitutional and non-violent. एक्सट्रीमिस्ट के मूवमेंट में वायलेंस भी हुई, बट होम रूल मूवमेंट वाज स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट। So instead of mobilizing through boycott and Swadeshi, they mobilized through meetings, lectures, pamphlets, and through leagues. What was the significance of the movement? So the movement's aim was to acquire self-governing rights, but clearly it was unable to get its desired outcome. However, this movement stands very important and presents as a transitional phase between earlier Congress politics and mass movements under Gandhi. So first significance is it kick-started the nationalist struggle after a decade of lull. एक दशक की मंदी के बाद नेशनलिस्ट स्ट्रगल एक बार फिर से जोर पकड़ ली। सो इट स्टार्टेड एज ए किक स्टार्ट, इट एक्टेड एज it acted as a lightning conductor for the national movement. It acted as the bridge between moderates and extremists. Moderates और extremists के बीच इन्होंने एक ब्रिज बनाने का भी काम किया। जो लीडर्स थे वो तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ही इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, और इसकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ही थे।
लेकिन उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया अपने मेथोडोलॉजी को लेकर के और अपने डिमांड को लेकर के, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपनाया. So it acted as a bridge between the moderates and the extremists, and it provided strength to the Congress as an organization. New political method of continuous agitation. Continuous agitation, जैसे moderates क्या करते थे, साल में 3 दिन के लिए मिलते थे और सेशंस करते थे. वहीं एक्सट्रीमिस्ट्स भी जो बॉयकट करते थे तो वो इवेंट सेंटर के होता था. ऐसा ऐसा नहीं था कि वो साल भर स्ट्रगल कर रहे हैं. होम रूल मूवमेंट के थ्रू होम रूल के लीडर्स ने और होम रूल के कैडर ने कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल किया, कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन किया, एंड इट वाज अ न्यू पॉलिटिकल मेथड. एक नवाचार लाया उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में. मूवमेंट की सोशल बेस बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में देखें, पहले की कंपैरिजन में इसकी सोशल बेस का विकास हुआ. ये नए रीजन्स तक पहुंची और नए लोग भी इससे जुड़े. इट ऑल्सो क्रिएटेड पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स के बीच अंदर एक राष्ट्रवादी चेतना आई, राजनीतिक चेतना आई, और इसी चेतना ने आगे गांधी के मूवमेंट में भी इसी चेतना की वजह से लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया. प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स. इसने जो गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरल प्रेशर बनाई हुई थी, तो उसकी रिजल्ट हमें अगस्त डिक्लेरेशन के रूप में देखने को मिलती है. मोंटेगू डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया लॉर्ड मोंटेगू ने, सर एडविन मोंटेगू ने भारत में ग्रेजुअली सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की बात कही. एंड फाइनली इट प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर द लॉन्च ऑफ गांधीयन मास मूवमेंट. इसने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करके थी जिसमें आगे गांधी जी अपनी मास मूवमेंट को लॉन्च कर सके. सो these were the movement significance. Now this movement was also beset with so many limitations. So despite having catalytic role का मतलब होता है कि किसी चीज में तीव्रता देना, वो कैटलिस्ट का काम होता है. सो नेशनलिस्ट स्ट्रगल में इसने वो कैटलाइटिक रोल निभाया, बट इसकी स्ट्रक्चर और इसकी जो स्ट्रैटेजी थी, यानी कि स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन के बेसिस पे ये मूवमेंट लिमिटेड ही रही. सबसे पहले तो इसकी जो सोशल बेस थी वो लिमिटेड रही. सोशल बेस लिमिटेड रहने का मतलब है इसकी जो लीडरशिप है वो भी अपर क्लास तक बनी रही, और अपर कास्ट ही इसकी लीडरशिप दे रहे थे. वुमेन भी इससे इंक्लूड नहीं हो सकी बहुत ज़्यादा. मूवमेंट की जो पार्टिसिपेशन हुई गांधीयन मूवमेंट गांधीयन मूवमेंट की पार्टिसिपेशन में अहम भूमिका निभाई. उससे पहले वुमेन की पार्टिसिपेशन होम रूल मूवमेंट में ज़्यादा, या उससे पहले एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन की नहीं देखी गई. सो सोशल बेस वाज स्टिल लिमिटेड. अपर कास्ट लीडरशिप prevented the participation of untouchables या जो दूसरे लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट लीडरशिप की वजह से इस मूवमेंट से नहीं जुड़ सके. इनकी जो मेथड्स थी पैम्फलेट्स की या मीटिंग्स की या न्यूज़पेपर्स की या सेमिनार्स की, तो ये अर्बन एलिट तक ही लिमिटेड रही, और रूरल पीजेंट्री क्लास जो कि मोस्टली इलिटरेट थी वो इस मूवमेंट से नहीं जुड़ सकी. उनके अंदर इस तरह की राष्ट्रवादी चेतना का विकास नहीं हो सका. फिर लीडरशिप क्राइसिस भी हो गई. बाल गंगाधर तिलक 1917 में, आई थिंक 1917 में ही वो एक लीबल केस, मानहानि का केस विंसेंट चिरोल के ऊपर वो करने चले गए, लंदन लड़ने केस चले गए. और 1917 में एनी बेसेंट ने भी थोड़ी अपनी रुख चेंज की, और वो जो
एक इसमें एग्रेसिवनेस थी इस मूवमेंट में, उसके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि वो फिर अगस्त डिक्लेरेशन की वजह से, अगस्त डिक्लेरेशन से वो थोड़े, उनको मतलब कि वो थोड़ी होपफुल थी कि अगर जो मोंटेगो डिक्लेरेशन है और आने वाली जो रिफॉर्म्स थी जो 1919 में आई हुई मोंटेगो की एक्सपोर्ट रिफॉर्म, तो उसमें के लेकर उनको लेकर के वो थोड़ी होपफुल थी, तो उन्होंने अपनी जो टोन थी, जो एक्सट्रीमिस्ट वाली टोन थी, एग्रेसिवनेस थी, तो उसको भी उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से इनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, वो भी इस मूवमेंट से थोड़े दूर चले गए। और ब्रिटिश रिप्रेशन भी हुई, क्योंकि ब्रिटिश के लिए तो एक मोरल चैलेंज थी, एक लेजिटिमेसी पर ही इन्होंने सवाल कर दिया था, क्योंकि अगर ये सेल्फ गवर्निंग राइट मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश के लिए चैलेंज हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश किस नैरेटिव पे रूल कर रहे थे कि भारत के लोगों को शासन करना नहीं आता, गवर्नमेंट चलाना नहीं आता है, और भारत ने हमेशा निरंकुशवाद ही देखा है। तो इस तरह के नैरेटिव्स ब्रिटिश की थी जो उन्होंने चलाई हुई थी। सो उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर ये एक तरह से प्रभाव था, और उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर एक तरह से ये चोट था। और दूसरी, इस मूवमेंट की पोटेंशियल थी कि ये मास मूवमेंट में भी तब्दील हो सकती थी। तो इस डर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को भी रिप्रेस कर दिया, और ये मूवमेंट 1918 तक आते आते बिखर गई थी। और फिर आगे 1920 में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की, गांधी जी को इनवाइट किया गया था इसकी अध्यक्षता के लिए, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता स्वीकारी, और गांधी जी की अध्यक्षता में ही इस मूवमेंट में कुछ रिफॉर्म्स हुए। जैसे होम रूल मूवमेंट ने अपना नाम बदल करके, होम रूल लीग ने अपना नाम बदल करके स्वराज सभा रखा, और गांधी जी की जो स्वराज वाली आइडियोलॉजी थी या डिमांड थी या गोल थी, उस गोल से अपने गोल को अलाइन कर लिया, और फाइनली ये कांग्रेस के साथ ही मर्ज हो गई। सो दिस वाज होम रूल मूवमेंट। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं, और वो प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाए हुए हैं, तो इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन है, which of the following best characterizes the home rule movement led by बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट? बेस्ट कैरेक्टराइजेज यानी कि ये आपसे होम रूल मूवमेंट के नेचर के बारे में पूछ रही है। पहली ऑप्शन है ए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, तो ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट तो थी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली मूवमेंट रही है। एम्ड एट ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गई है। ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रहते हुए भारत के लिए सेल्फ गवर्नमेंट चाह रहे थे। सेकेंड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन सीकिंग सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी पीजेंट बेस्ड मास मूवमेंट, ये तो पीजेंट तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती, पीजेंट तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकी, एंड इट वाज प्योरली मॉडरेट मूवमेंट। प्योरली मॉडरेट थोड़ी थी, इसमें तो लीडरशिप जो थे वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप थे, सो इट वाज नॉट प्योरली मॉडरेट मूवमेंट। Second, which of the following correctly distinguishes the Home Rule movement from earlier extremist methods within the Indian National Congress? Home Rule movement को पहले के एक्सट्रीमिस्ट मेथोडोलॉजी से ये मूवमेंट किस तरह से अलग थी? ऑप्शंस हैं, होम रूल मूवमेंट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक मोबिलाइजेशन, रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक मोबिलाइजेशन, सभी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक मोबिलाइजेशन के सभी फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, पब्लिक मोबिलाइजेशन तो किसी भी मूवमेंट को सफल होने के लिए, चलाने के लिए पब्लिक को मोबिलाइज करना ही पड़ेगा, तो कोई भी मूवमेंट रिजेक्ट कर ही नहीं सकती पब्लिक मोबिलाइजेशन को, तरीके में वो जरूर मॉडिफाई कर सकती है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रही है आपको, तो वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकेंड है एक्सट्रीमिस्ट्स रिलाइड एक्सक्लूसिवली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स,
Extremists relied exclusively on constitutional methods. Extremists थोड़ी थे, ये तो मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे एक्सक्लूसिवली रिलाई करते थे। एक्सट्रीमिस्ट तो कॉन्फ्रंटेशनल थे, वो ज़्यादा असर्टिव थे और वो बाइकट वगैरह करते थे और उनमें तो थोड़ी वायलेंस भी हुई थी। सो देयर मेथड वाज मोर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। होम रूल मूवमेंट कंबाइंड पॉलिटिकल एजिटेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी। यस, पॉलिटिकल एजिटेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी के साथ कंबाइन करके होम रूल मूवमेंट चली। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस कौन मांग रहे थे? ये होम रूल मूवमेंट वाले मांग रहे थे। थर्ड है हमारी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन है द ब्रिटिश गवर्नमेंट suppressed the home rule movement despite its constitutional methods। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, अपनी मेथड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होते हुए भी गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को सप्रेस किया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ रीजन क्या है? द मूवमेंट हैड द पोटेंशियल टू पॉलिटिकली मोबिलाइज पीपल एंड वीकेन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉलोनियल रूल। तो सही बात है, इसके पोटेंशियल तो थी मूवमेंट की, लोगों को मोबिलाइज करने की, और इससे कॉलोनियल रूल की लेजिटिमेसी को भी ये कमज़ोर कर रही थी, चैलेंज कर रही थी, उनके मोरल चैलेंज दे रही थी, मोरली चैलेंज कर ही रही थी। सो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपनाने के बावजूद भी इस मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस किया। सो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, और हमारी आंसर जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू होम रूल मूवमेंट लेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, consider the following statements। It represented a synthesis of moderate constitutional and extremist political activism। ये बात तो बिल्कुल सही है। It marked a shift from demands for administrative reforms to self-government। ये भी बात सही है। It relied primarily on peasant uprisings and rural mobilization। यही चीज़ तो ये मूवमेंट नहीं कर सकी, ये रूरल पेनिट्रेशन इस मूवमेंट की हो ही नहीं सकी। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फोर्थ क्या है? इट फंक्शनड बोथ इंडिपेंडेंटली एंड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये मिल करके भी और इंडिपेंडेंटली भी ये मूवमेंट चली। आपको मैंने बताया था, शायद आपको याद भी हो, कि जब बाल गंगाधर तिलक और एक्सट्रीमिस्ट लीडर को इंक्लूड किया गया कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से, तो उन्होंने कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस उस समय अपने जो मॉडरेट्स की डोमिनेंस थी वो ज़्यादा चेंज होना नहीं चाह रहे थे। तो इसकी वजह से एजिटेट होकर के उन्होंने होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग बनाई, लेकिन आगे चल करके कांग्रेस के साथ मिल करके इन्होंने काम किया और फाइनली तो ये कांग्रेस के साथ ही मर्ज हो गई। सो ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही थी और कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट होकर के भी काम कर रही थी। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द होम रूल मूवमेंट इज कंसिडर्ड ए ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज क्यों कहते हैं? संक्रमण का ये फेज है, चरण है, तो क्यों कहते हैं ट्रांजिशनल? किस चीज़ से ट्रांजिशन हुई? तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन देखते हैं कि ये मूवमेंट 1916 से 18 के बीच चली और इसके बाद हम देखते हैं मास मूवमेंट्स की फेज हो जाती है गांधी जी के लीडरशिप के अंडर। सो ये जो ट्रांजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं जो लिमिटेड इसमें लिमिटेड डिमांड या लिमिटेड मेथोडोलॉजी थी, उससे ट्रांसफॉर्म होकर के ये मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो रही है। सो ऑप्शन कौन सी ऑप्शन है? इट रिप्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स विद रिवॉल्यूशनरी वायलेंस। ये तो गलत बात है। इट ट्रांसफॉर्म्ड नेशनलिज्म इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड मास मूवमेंट।
ये ऑप्शन सही लग रही है। बाकी दो ऑप्शन है, इट ब्रिज्ड मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड लेटर गांधीयन मोबिलाइजेशन। इट ब्रिज्ड मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड लेटर गांधीयन मास मोबिलाइजेशन, ये स्टेटमेंट भी सही लग रही है। इट अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो ये अचीव कर ही नहीं सकी। अब बात आती है बी और सी में। इट ट्रांसफॉर्म्ड नेशनलिज्म इनटू ए फुल्ली डेवलप्ड मास मूवमेंट, फुल्ली डेवलप्ड मास मूवमेंट। और थर्ड जो है, इट ब्रीज्ड मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड लेटर गांधीयन मास मूवमेंट। तो ऐसे में अगर हमें सेफ ऑप्शन जानी हो तो हम सी के साथ जाना प्रेफर करेंगे। सी के साथ क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि बी में कुछ हमें एरर दिखाई पड़ रही है। कैसी एरर है? ये कह रही है कि ट्रांसफॉर्म्ड नेशनलिज्म इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड, पूरी तरह से डेवलप्ड मास मूवमेंट में इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर इसकी लिमिटेशन ही यही बनी रही कि इसने गांव को या रूरल रीजन्स में, रूरल मैसेज को ये पेनिट्रेट ही नहीं कर सके, उनको ज़्यादा टैप ही नहीं कर सके। तो ये फुल्ली डेवलप्ड मास मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकी। लेकिन इन्होंने क्या किया, मॉडरेट पॉलिटिक्स को गांधी के मास मोबिलाइजेशन के साथ इन्होंने एक पुल का काम किया, ब्रिज का काम किया, सेतु का काम किया। इसने वो एनवायरनमेंट क्रिएट की जिससे गांधी अपने मास मूवमेंट बाद में लॉन्च कर सके। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये हमारी थी होम रूल मूवमेंट के ऊपर लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली, समझने को मिली, और इसके बाद आप एग्ज़ाम में होम रूल मूवमेंट से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को अपनी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहें, और 2026 वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सब इस बार सफल होकर के लौटेंगे।